होता है कि ब्लॉक एलिमेंट जितना भी हमारा विड्थ होता है उसको फुल स्ट्रेच में कंप्लीट कर दें। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ देखें एच आर, तो ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट 100%, तो जितना हमारा कंटेनर होगा ये फुल विड्थ को कवर करेगा। जैसे कि इस तरह से इसको आप देख रहे हैं डिव को, तो हमें इस डिव को सेंटर में लेके आने, तो आपको कॉमन सी बात है उसकी विड्थ को 100% से रिड्यूस करना होगा ना। सो सी एस एस लेआउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट center align element. To horizontally center a block element like div, use margin auto. Setting the width of the element will prevent it from stretching out to the edges of its container. So container क्या है जिसके अंदर आप ये entire matter देख रहे हैं, ठीक है। So हमें इसकी width को कम रखना है। The element will then take up the specified width and the remaining space will be split equally between the two margins. तो हमने यहाँ पर विड्थ को सेट किया 50%, तो ये हमारा कंटेनर का विड्थ हो गया। अब जो रिमेनिंग 50% है वो 25 लेफ्ट एंड राइट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा आपका। सो आप इसको ब्राउजर में आउटपुट देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें मैटर को सेंटर लाइन करना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। लेकिन अगर कंटेनर को सेंटर में लेके आना है तो टेक्स्ट लाइन काम नहीं करता, फिर क्या करना है, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो सेंटर में लेके आएगा, विड्थ उसका साइज को 100 से रिड्यूस करेगा। इसी तरह से किसी इमेज को अगर आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो इमेज क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, तो हमें इसको क्या बनाना है, ब्लॉक। ब्लॉक लिखने के बाद आप मार्जिन या तो ऑटो लिख दीजिए, फिर मार्जिन लेफ्ट और राइट मेंशन करके आप ऑटो डाल सकते हैं, तो भी ये मिडिल में आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट अलाइन करना है अगर अपने पोजीशन के थ्रू, तो उस कंडीशन में आप यहाँ लिखेंगे, जैसे मुझे इसको राइट लेके जाना है, हमने क्या लिखा, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, और राइट से इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, तो ये राइट हैंड साइड पर अलाइन होगा इस तरह से। अब एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो एंड कैन ओवरलैप एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने डायरेक्ट इसको कहीं पर डिफाइन किया एब्सोल्यूट को, तो इसके नीचे अगर कुछ होगा तो उसको भी ओवरलैप करेगा। तो बेटर अप्रोच जो होता है अलाइन करने का, वो या तो मार्जिन है या फिर जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे फ्लैक्स वगैरह जैसे हम लोग देख चुके हैं, तो फ्लैक्स की हेल्प से भी आप कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग फ्लॉट, तो हम लोग यहाँ से फ्लॉट राइट अगर मेंशन करते हैं तो भी हम लोग राइट में अलाइन कर सकते हैं। अनदर मेथड फॉर अलाइनिंग एलिमेंट्स इज टू यूज फ्लॉट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखें कंटेनर कहाँ पर आ गया, राइट हैंड साइड। कैसे पॉसिबल हुआ, हमने इस डिव को क्या क्लास दिया हुआ है, राइट। राइट में लिखा है फ्लॉट राइट, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, क्लियर फिक्स। जब भी हम फ्लॉट का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये आपका एलिमेंट कंटेनर से बाहर निकल जाता है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। सो इफ द एलिमेंट इज टॉलर देन द एलिमेंट कंटेनिंग इट एंड it is floated, it will overflow outside of its containers, so you can use the clear fix hack to fix, ठीक है। so यहाँ पर विदाउट क्लियर फिक्स आप देख सकते हैं हमारा इमेज कंटेनर से बाहर है, बट इसमें क्या हो रहा है, कंटेनर भी स्ट्रेच आउट हो रहा है हमारा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, क्लियर फिक्स में आफ्टर सूडो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, डबल कॉलन है। नॉर्मली जो सूडो होते हैं लिंकिंग वाले उसमें सिंगल कॉलन होता है, इसमें आपका डबल कॉलन का इस्तेमाल होगा। कंटेंट जो भी है हमें नहीं पता, तो हमने इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये हमारा कंटेंट है, क्लियर बोथ एंड डिस्प्ले टेबल। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका मैटर सही ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, सेंटर वर्टिकली यूजिंग पैडिंग। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर टेक्स्ट को वर्टिकली मिडिल में लेकर आना है, तो आप पैडिंग डिफाइन कर दो टॉप बॉटम से 70 पिक्सल। तो क्या हुआ, देखो मैटर बीच में आ गया, ऊपर नीचे का स्पेस आपका खाली हो गया, ये भी एक तरीका है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सेंटर इसको करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बाकी पैडिंग तो ऑलरेडी था उसके ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर हो गया। सेंटर वर्टिकली यूजिंग लाइन हाइट, हम लाइन की हाइट को बढ़ाकर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया, लाइन हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो लाइन हाइट क्या होता है, दो लाइन के बीच का गैप, ठीक है। तो फिलहाल ये सिंगल लाइन अगर है तो इस टेक्निक से आप ये रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो अगर उसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये आपको मैटर इस तरह से वर्टिकली अलाइन मिलेगा। प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, और मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया, लाइन हाइट 200 पिक्सल्स। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपका मैटर कहाँ चला गया, टॉप में। दूसरा हमने अपने कंटेनर की हाइट
तो इंटरव्यू में जब हम लोग बैठते हैं ना, तो वहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अलाइनमेंट की कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है, ठीक है। तो लाइन हाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, पैडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे जैसे भी आप फ्लैक्स वगैरह देख लो, उसके थ्रू भी आप वर्टिकली अलाइनमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सेंटर वर्टिकली यूजिंग पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको दो कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी, एक सेंटर यानी कि जो मेन कंटेनर है, दूसरा क्या, सेंटर के अंदर पी एलिमेंट जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अब आप देखोगे जब भी हम लोग किसी भी पेरेंट के अंदर चाइल्ड को हैंडल करते हैं तो क्या लगते हैं पेरेंट को, रिलेटिव, और चाइल्ड को क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, मार्जिन 0, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट अपना खुद का मार्जिन होता है टॉप बॉटम से। उसके बाद हमने क्या बोला, टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%, तो ये अपने आप मिडिल में आ गया। ये थर्ड अप्रोच हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन करने का। यहाँ देखिए आउटपुट काम कर रहा है आपका, क्या कोड है, टॉप से 50 एंड लेफ्ट से 50। अब इसके साथ अगर हम लोग जाते हैं तो एक प्रॉब्लम आप फेस करोगे कि अभी तो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है, बट मैं इंस्पेक्ट करके अगर आपको चेक कराता हूँ तो इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आप क्या फेस करेंगे कि ये परफेक्ट सेंटर पे नहीं दिखाई देगा, कुछ प्रॉपर्टीज बंद कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा ऑफ दिखाई दे रहा है। तो जब आप टॉप से और लेफ्ट से 50-50% डालेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, ट्रांसलेट, यानी कि जो हमने लेफ्ट और टॉप से डाला है वो हमें राइट और बॉटम से भी मैनेज करना होता है। तो आप इधर से माइनस करते हैं इसको, ऐसा करने से क्या होगा, परफेक्ट सेंटर में आएगा, अदरवाइज ये ऐसे ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या डाला है, ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट -50 एंड -50, ठीक है। तो एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या है, वर्टिकल। नेक्स्ट सेंटर वर्टिकली यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स, जो कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि फ्लैक्स के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको हमने सेंटर लाइन करने के लिए क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स, हमने इस कंटेनर को फ्लैक्स बनाया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से मैटर सेंटर में आया, अलाइन आइटम सेंटर से वर्टिकली मिडिल में आ गया, इस तरह से। ओपन करिए अपने एग्जाम्पल को, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में आइए, ठीक है। और ये हमने डिव के ऊपर किया है सारा काम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्लैक्स अगर हटाएंगे तो मैटर लैपटॉप चला गया, जस्टिफाई कंटेंट ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए, अलाइन आइटम सेंटर ये वर्टिकल अलाइन करने के लिए, ठीक है। बाकी हाइट है अपनी, कितनी हाइट के अंदर हमें इसको अलाइन करना है। तो ये सारे आपके तरीके हैं। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई बहुत पुराना ब्राउजर यूज़ कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 वगैरह, तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉम्बिनेटर्स, ठीक है, CSS कॉम्बिनेटर। इसमें अब आप डिफरेंट सिंबल्स का यूज देखेंगे कि इनके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। Combinators is something that explains the relationship between the selector. A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selector we can include a combinator. So these are 4 different combinators in CSS. First is descendant. Descendant selector में क्या होता है कि हम लोग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिव है box1, box1 के अंदर आपने एक पैराग्राफ बनाया, तो आप क्या लिखेंगे, box1 स्पेस p, तो आप पैराग्राफ को टारगेट कर पाओगे box1 क्लास के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, चाइल्ड सेलेक्टर, इसके लिए हम लोग ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, सिबलिंग सेलेक्टर, इसमें आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है आपका जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसमें आप टिल्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले डिसेंडेंट से शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास एक डिव है, फ्लो में समझ में आ रहा है, डिव क्या हो गया, एलिमेंट, और पीवी एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि दोनों में से किसी का कोई डॉट नहीं है लगा हुआ, है ना। The descendant selector matches all elements that are descendant of a specified element. अब इस केस में क्या होगा, div के अंदर सिंगल p हो या मल्टीपल p हो, सभी को हम टारगेट कर रहे हैं इसके थ्रू। रन करिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल U। क्या देखते हैं हम लोग, इस div में हमने क्या किया, कुछ पैराग्राफ बनाए, फिर हमने एक डिफरेंट एलिमेंट चूज किया विच इज सेक्शन। सेक्शन के अंदर भी हमारा p है, बट आप यहाँ क्या नोटिस करते हैं, आउटपुट के अंदर 1 2 3 तीनों हिट हमारे पैराग्राफ टारगेट में है, जबकि थर्ड वाला हमने किस में बनाया था, सेक्शन के अंदर। दोबारा ध्यान से देखिए, थर्ड डिव कहाँ पर है, इनसाइड सेक्शन एलिमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ ये डिव के अंदर नहीं है, इसलिए अफेक्ट नहीं हुए, ये नॉर्मल है, क्योंकि हमने रेफरेंस क्या लिखा था, डिव के अंदर पैराग्राफ। तो ये क्या हुआ हमारा डिसेंडेंट। इसका मतलब इस
अगर आपने पी को कमांड किया तो पी डिव के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर हो या डायरेक्ट उसके बाद में, ठीक है, डिव के सभी को टारगेट करेगा। अब आता है चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपने सिर्फ डिव के चाइल्ड को अगर टारगेट करना है तो आप ग्रेटर देन पी लिखेंगे। अब ये सेलेक्ट जो आपने सेक्शन टैग डाला था, एलिमेंट डाला था, उसके अंदर टारगेट नहीं करेगा। द चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो यानी कि डिव का जो चिल्ड्रन है पैराग्राफ सिर्फ उसको टारगेट करो, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग, इनसाइड अ सेक्शन एलिमेंट टारगेट नहीं हुआ हमारा, लेकिन उसके बाद वाला जो हमारा डिव है नंबर 4 वो टारगेट हुआ है। कोड को एक बार दोबारा से देखिए। इस बार का स्ट्रक्चर क्या है, दो पैराग्राफ है हमारे पास, देन हमने सेक्शन डिफाइन किया, सेक्शन में हमने बनाया पैराग्राफ 3, बट ये इनसाइड सेक्शन एलिमेंट है डिव के अंदर, और फोर्थ क्या है सेक्शन के बाद। तो यानी कि अब टारगेट होंगे 1, 2 एंड 4। वही रिजल्ट आप यहाँ देख रहे हैं। अगर मैं ये ग्रेटर देन का सिंबल हटा देता हूँ इनके बीच से तो क्या होगा, अगेन सारे सेलेक्ट हो जाएंगे इस डिव के अंदर जितने भी डिव आप देखते हैं। तो ये बात चाइल्ड सेलेक्टर। अब आता है एग्जैक्ट सिबलिंग सेलेक्टर। Sibling selector is used to select an element that is directly after another specified element. So हमने क्या लिखा, div plus p, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको अगर देखते हैं तो div के स्किप करो, उसके बाद जो इमीडिएट p है उसको टारगेट करो। यानी कि कोड में अगर हम लोग आते हैं तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये हमारे पास div एलिमेंट है प्लस p, तो div को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट p है उसको टारगेट करना है। तो यहाँ नोटिस करेंगे पैराग्राफ 3 इमीडिएट डिव के बाद जो होगा, चाहे उसके बाद में दो डिव भले से आपने दो पैराग्राफ बनाए हो, लेकिन दोनों को सेलेक्ट नहीं करेगा, डिव के जस्ट बाद जो भी होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसको समझ लें, सिबलिंग एलिमेंट्स must have the same parent element and exempt means immediately following. So the following example selects the first p element that are placed immediately after div element. फिर क्या आता है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। यानी कि अगर मैं इस सिंबल का यूज किया तो डिव के बाद जहाँ पहले सिंगल पी सेलेक्ट हुआ था, अब अगर मल्टीपल पी भी होंगे तो वो भी सेलेक्ट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल यू, और आप यहाँ नोटिस करें ये हमने क्या बनाया, डिव एलिमेंट, डिव के बाद पी है, पी के बाद कोड एलिमेंट है, उसके बाद अगेन क्या है पी। तो यानी कि ये दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट होंगे 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको स्किप करना हो, स्किप करने का भी तरीका पता हो गया, सिंगल सेलेक्ट करना है सिंगल वाला भी पता है, मल्टीपल सेलेक्ट करने मल्टीपल वाला भी आप कर सकते हैं। इवन किसी कंटेनर के अंदर अगर आपको सेलेक्ट ऑल करना है वो भी पॉसिबल, और अगर आपने चाइल्ड को सेलेक्ट करना है वो भी पॉसिबल है आपके लिए। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे इन एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे एलिमेंट का रेफरेंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भाई मान लीजिए कि भाई किसी डिव के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हैं और हमें किसी स्पेसिफिक को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे। तो अब आपके पास ये सिंबल्स जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से सारे एग्जांपल्स यहाँ पर सिंबल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं टिल्ट। हाँ, ये आपका टैब की के जस्ट ऊपर आता है, और टिल्ट के नीचे छोटा सा एक होता है ना, ये जो आप देखते हैं ये डॉट, इसको बोलते हैं कोडिंग के अंदर बैकटिक। और जैसे ये 6 के ऊपर आपका होता है ये बना हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं कैरेट, ठीक है। तो कोडिंग करते उन्हें कीवर्ड का पूरा यूज आता है, नहीं तो सबको आता नहीं कि कहाँ क्या लगेगा। जो कि नॉर्मल किसी के डिजाइनिंग में ये काम में आने वाले नहीं, तो लगाओगे कहाँ पर, तो कोड में चलते हैं सारे। नेक्स्ट आता है सूडो क्लास, ठीक है। सूडो एक रिवीजन है जो कि आप लोग HTML में भी पढ़ के आए ऑलरेडी। सो सूडो क्लासेस, ठीक है, सूडो क्लासेस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल एन एलिमेंट वेयर अ माउस मूव्स ओवर इट। Style visited and unvisited links differently and style an element when it's get focus. So क्या होता है, सेलेक्टर, सेलेक्टर यानी कि एलिमेंट का नेम, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद सूडो की क्लास आप क्या लगाना चाहते हैं, जैसे कि लिंक, विजिटेड, होवर एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये ऑर्डर से लगते हैं ये हाँ सेम हायरार्की में आएंगे, ठीक है।
स्किप कर सकते हो लेकिन स्विच नहीं कर सकते ऊपर नीचे, अदरवाइज फंक्शनिंग नहीं होगा। सो लिंक्स कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट वेज। बाय डिफॉल्ट आपका होता है ये इस तरह से अनविजिटेड, जो कि ब्लू कलर में होता है, लेकिन हमने इसका कलर यहाँ पर रेड से स्विच किया हुआ है। इस तरह से फिर क्या आता है विजिटेड, जो कि आपका पर्पल हो जाता है, यहाँ पर हमने इसका डिफरेंट कलर रखा है। होवर, होवर आपका डिफॉल्ट नहीं होता है, होवर के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, यानी कि माउस होवर। एंड एक्टिव, जब आप किसी भी लिंक को प्रेस करते हैं वो वाली स्टेट। सो आप यहाँ देख सकते हैं होवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक एंड ए विजिटेड इन द CSS definition in order to be effective. Active must come after a hover in the CSS definition in the order to be effective. Pseudo class names are not case sensitive. ठीक है, आप इनको अपर केस लोअर केस कैसे भी चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है सूडो क्लास एंड HTML क्लास। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ए एलिमेंट है, उसके ऊपर हमने क्लास अप्लाई की हाईलाइट, और उसके माउस ओवर पे हमको चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे चेंजेस हो रहे हैं। तो कोड पर आइए एक बार और यहाँ पर देखिए ए एलिमेंट क्लास क्या है हाईलाइट, क्योंकि ए एलिमेंट हो गया डॉट हाईलाइट। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ ए पर ही अप्लाई होगा ये। अगर हमने किसी एलिमेंट का नेम डॉट क्लास का नेम लिखा है, ये सिर्फ ए पर ही इफेक्टिव होगा। अगर मैं इसके आगे से ए हटा देता हूँ और हाईलाइट जहाँ पर भी होगा, अब वो पी पर भी हो सकता है, एच पर भी हो सकता है, पर अप्लाई होगा फिर वो उस केस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कलर और फॉन्ट साइज को यहाँ पर चेंज किया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर क्या देखते हैं ये चेंजेस इस तरह से। नेक्स्ट हम किसी डिव को माउस ओवर पर करना चाह रहे हैं, एलिमेंट का नेम है डिव, माउस ओवर पर कलर करना चाह रहे हैं ब्लू, तो आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कोई भी नॉन क्लिकेबल चीज जैसे कि डिव, कोई बटन तो होता नहीं है तो उस पर कर्सर नहीं आएगा, वो कर्सर डिफॉल्ट आएगा। अगर आप किसी जगह पर कोई इंटरेक्टिव काम कर रहे हो तो हैंड का सिंबल आना जरूरी होता है, ताकि यूजर को ये पता चले कि ये क्लिकेबल है या नहीं है। तो आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग इसमें आए थे एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ हैंड का सिंबल आ रहा है ना। ठीक है, ये चीज सिंपल टूल टिप होवर। ठीक है, होवर ओवर डिव एलिमेंट टू शो पी एलिमेंट लाइक अ टूल टिप। तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ को डिफाइन किया है। बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, डिस्प्ले नन, बैकग्राउंड कलर येलो है, इसका पैडिंग इसका 20 पिक्सल है। हमने क्या बोला, जब डिव को माउस ओवर किया जाए तब पी का जो डिस्प्ले नन है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो आप देखिए, अच्छा मैंने गलत फाइल एसोसिएट किया है, कोई बात नहीं, एक सेकंड। sudo ये टूल टिप आ रहा है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर माउस लेके जाते हैं डिव के ऊपर, तो क्या हो रहा है, आपका डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये डिव है। ठीक है, पैराग्राफ को हमने डिस्प्ले नन किया। अगर ये नन नहीं करेगा तो डिफॉल्ट ये विजिबल होगा आपको। ठीक है, तो इसको जरा चेक करके दिखाते हैं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ से अपने पी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करिए। नहीं करेंगे नन तो डिफॉल्ट विजिबल होगा हमें। तो डिफॉल्ट विजिबल ना हो, सिर्फ इंटरेक्टिव हो ये, तो माउस अब जब इसके ऊपर आएगा तभी एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है इसको इस तरह से डिव के ऊपर कंट्रोल यू, कि जब डिव को माउस ओवर किया जाएगा तब पैराग्राफ एलिमेंट का डिस्प्ले क्या होगा, ब्लॉक में इंटरचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ये पार्ट है आपका फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड बहुत काम की चीज़ है। मान लीजिए कि मेरे पास एक डिव के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हैं। अगर आप लिखोगे डिव स्पेस पी तो सबके कलर चेंज होंगे, लेकिन अगर आपने लिखा डिव कॉलन फर्स्ट चाइल्ड तो डिव का पहला पैराग्राफ टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस अ स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। सो मैच द फर्स्ट पी एलिमेंट। सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल द सिलेक्टेड मैचेस एनी पी एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एनी एलिमेंट। सो क्लिक हियर और प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। पहले कोड को समझिए। तो बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, ये हुआ। और अगर डिव की बात की जाए तो उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप यहाँ नोटिस करोगे दोनों के फर्स्ट पैराग्राफ के कलर डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने ये नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना बताया कि पैराग्राफ जहाँ पर भी है फर्स्ट चाइल्ड, तो ये फर्स्ट चाइल्ड है, इस केस में ये फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है,
नेक्स्ट, मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट। आई मीन्स इटैलिक के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। ध्यान से देखिए, हमने 2 टाइम्स यहाँ पर आई एलिमेंट का यूज किया है, बट हमने क्या कोड किया है, पैराग्राफ के अंदर आई एलिमेंट और फर्स्ट चाइल्ड। यानी कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें यहाँ पर और यहाँ आ जाते हैं इसमें, ठीक है, और आप यहाँ से फर्स्ट चाइल्ड को हटा देते हो, ओनली क्या लिखते हैं आई, तो क्या होना चाहिए, दोनों आई का कलर चेंज होना चाहिए, दोनों कौन से, ये और ये, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले में भी दोनों चेंज होने चाहिए। चलो एंटर करके देखते हैं क्या होता है। अब हमने यहाँ पर बोला कि भाई दोनों नहीं, दोनों के अंदर फर्स्ट को टारगेट करो सिर्फ। हमने क्या लिखा, फर्स्ट चाइल्ड। अब आप नोटिस करेंगे पैराग्राफ का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, आई एलिमेंट। अगर आप कहते हो कि भाई लास्ट वाले दोनों सेलेक्ट हो जाए तो इसके लिए लिखते हैं लास्ट चाइल्ड, ठीक है। मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ लास्ट, ऐसे टॉपिक आगे आएगा, बट देखिए अब क्या सेलेक्ट हो, फर्स्ट ना होके लास्ट वाला सेलेक्ट हो। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज सूडो, ठीक है। लैंग्वेज सूडो का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर जब भी आप क्यू एलिमेंट का यूज करते हैं तो कोड बना आता है, हम उस क्यू एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने पर्सनलाइज सिंबल के साथ। तो हमने क्या लिखा, दी लैंग सूडो क्लास, लैंग मतलब लैंग्वेज, ठीक है, सूडो क्लास allow you to define special rules for different languages. So in the example below, language defines the quotation mark for q element with language no. So हमने यहाँ पर इसको लिया है no के साथ। अब आप यहाँ देखेंगे, ओहो इस पे मैंने गलत फाइलों से सेव की है, इसका नाम है सूडो। चलो कोई बना देते हैं इसके एग्जांपल। इस फाइल को ओपन करेंगे, करके दिखा देते हैं आपको। नोटपैड ओपन करिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल और यहाँ से ये हमारा कोड है, इसको हम यहाँ कॉल कर लेंगे, फाइल को सेव एज कर लेते हैं। उससे पहले एक्सटेंशन डॉट HTML और इसको नेम दीजिए लैंग, और ये मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया इस तरह से। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मैसेज हमने क्यू एलिमेंट के साथ लिखा हुआ है इस तरह से, और इस फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउजर में, प्रेस करेंगे कंट्रोल डेस्कटॉप, तो क्या दिखाई दे रहा है, कोड आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने क्यू एलिमेंट का इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ जाके मेंशन कर देते हैं इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को, हमने क्या बोला, क्यू में अगर कहीं पर आपका कोड है उसको इस सिंबल के साथ रिप्लेस करो। गलत फाइल में तो नहीं डाला मैंने, और यहाँ पर क्यू में आपने लिखना है क्या दिखाई दिया, सिंबल चेंज हो गया। तो वैसे तो रेयर रिक्वायरमेंट है, बट ये भी पॉसिबल है, हम लोग करा सकते हैं चेंज। नेक्स्ट
style specified parts of an element. For example, style the first letter or line of an element and insert content before and after the content of an element. तो जैसे भी आपने देखा था आफ्टर सूडो हमने यूज किया था क्लियर फिक्स के अंदर. अब आप इसको जरा डिटेल में समझिए. एलिमेंट का नेम और सूडो एलिमेंट जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी. सो एलिमेंट का नेम क्या है? पी. ठीक है, ध्यान रखना सूडो एलिमेंट जो होते हैं वो डबल कॉलन के साथ चलते हैं और जो सूडो क्लास है वो सिंगल के साथ चलती है. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई हमें पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का ही कलर चेंज करना, बाकी लाइन हमारी नॉर्मल होनी चाहिए. तो बाय डिफॉल्ट हमारा कलर क्या होता है? ब्लैक होता है टेक्स्ट का. तो हमने यहाँ पे लिखा पी सूडो एलिमेंट फर्स्ट लाइन कलर होगा रेड और फॉन्ट का जो वेरिएंट है वो होना चाहिए स्मॉल कैप्स. तो क्या देखते हैं बाकी सभी लाइन नॉर्मल है, सिर्फ फर्स्ट लाइन हमारी डिफरेंट आ गई. अब देखिए कमाल की बात क्या है कि अगर मैं ब्राउजर को छोटा करता हूँ तो ये उस पर भी अपना आप ही खुद ही डिसाइड कर रहा है. देखो है ना. तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं. तो पहला सूडो क्या हमारा एलिमेंट में फर्स्ट लाइन. फिर क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी हम इस पर लगा सकते हैं. इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं. द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी कि पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, हेडिंग हो गया. ठीक है, वैसे हेडिंग कभी भी हम लोग बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं, शॉर्टर ही रखते हैं उसको. ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ आप हेडिंग में कन्वर्ट कर दोगे, तो एथिकली वो गलत है. अब फर्स्ट लाइन क्या क्या एक्सेप्ट करता है? फॉन्ट की प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉन्ट साइज वगैरह हो गया, कलर हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें आप लगा सकते हो. फॉन्ट फैमिली, कलर प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकली अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस. ठीक है, लाइन हाइट एंड क्लियर. क्लियर यानी जो हमने फ्लॉट के अंदर पढ़ा हुआ. तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर काम करेंगी. नोटिस द डबल कॉलन नोटेशन जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था. फर्स्ट लाइन पर मैं डबल कॉलन लगाया, अगर मैंने ये लगाया तब क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट लाइन वर्सेस मतलब डबल कॉलन वर्सेस सिंगल कॉलन, ऐसा समझो. द डबल कॉलन रिप्लेस द सिंगल कॉलन नोटेशन फॉर सूडो एलिमेंट्स इन CSS3, यानी कि CSS3 में डबल कॉलन का यूज होता है. This was an attempt from W3C to distinguish between pseudo class and pseudo element. Class single colon पे चलता है और ये double colon पर चलता है. The single colon syntax was used for both pseudo class and pseudo element in CSS2 and 1. यानी कि पहले एलिमेंट और क्लास दोनों ही सिंगल से चलती थी, लेकिन 3 में इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया. For backward compatibility, the single colon syntax is acceptable for CSS2 and CSS1 pseudo element. अगर आपको लगता है भी मुझे बहुत पुराने किसी ब्राउजर के लिए कोड लिखना है तब सिंगल ही चलाओगे. ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट लेटर, यानी कि मैं पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को भी टारगेट कर सकता हूँ. तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना, जैसे देखते हैं न्यूज़ पे ड्रॉप कैप होता है, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो 2 या 3 लाइन्स को कवर करता है. इसी तरह से ये क्या क्या प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है. फिर क्या आता है आपका, जैसे हमने लिखा पैराग्राफ है हमारे पास जिस पर क्लास है इंट्रो और उसका फर्स्ट लेटर आपको हैंडल करना है. तो इंट्रोडक्शन पे हमारा देखेंगे टी, दिस इज एन इंट्रोडक्शन. मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स अगर मुझे लगाने हैं, भाई मैं कहता हूँ कि फर्स्ट लेटर भी चाहिए मुझे पैराग्राफ के ऊपर, फर्स्ट लाइन को भी मुझे टारगेट करना है. तो हमने बोला रेड कलर हो जाए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर हो जाए, यहाँ पर फॉन्ट का साइज लार्ज होगा, यहाँ पर स्मॉल कैप्स होगा. अब मान लीजिए अगर हम लोग स्क्रीन छोटी करते हैं तो आप देखेंगे जो भी मैटर नेक्स्ट लाइन आएगा वो नॉर्मल आएगा ऑटोमेटिकली. तो आप डबल भी अप्लाई कर सकते हो. फिर क्या हमारे पास बिफोर. बिफोर का मतलब एलिमेंट से पहले क्या डालना चाहते हो, आफ्टर मीन्स एलिमेंट के बाद में क्या डालना चाहते हो. तो हमने यहाँ पर क्या बोला भाई H1 हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके आगे मुझे हर्ट की PNG इमेज लगानी है. तो क्या नोटिस करते हैं, कॉल हो गया इमेज. जबकि अगर आप कंट्रोल यू करके देखोगे तो हमने यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा नहीं है कुछ इमेज के बारे में, लेकिन हमने CSS में उसको बताया बिफोर. ठीक है, इसी तरह से आप आफ्टर को भी कोड कर सकते हो कि भाई मुझे इमेज जो है उसके बाद में लगानी है. ठीक है, ऐसे काम करें. फिर क्या है मार्कर. मार्कर सूडो एलिमेंट का काम क्या होगा कि भाई मैंने यहाँ से इसको डिफाइन किया तो बाय डिफॉल्ट UL और LI जो होते हैं आपके, जब CSS में आप उसको कंट्रोल करोगे तो जो कलर आप LI एलिमेंट का रखो उसी के हिसाब से आपको ये चेंज हो जाता है. बट हम कहते हैं कि भाई हमें जो हाईलाइट करना है इसको बिल्कुल डिफरेंट कलर से, तो आपको सूडो इस्तेमाल करना है मार्कर. तो मार्कर
हमने यहाँ पर सेट किया इस तरह से। तो एग्जांपल ओपन करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो यूएल और ओएल दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। हमने डायरेक्ट सुडो यहाँ पर मेंशन किया मार्कर। अगर आप यहाँ लिख देंगे क्या ओएल या यूएल तो पर्टिकुलर उसका ही चेंज होगा, बट हमने डायरेक्ट मार्कर को टारगेट किया, मार्कर दोनों में ही आते हैं तो इसलिए दोनों का ही कलर हम चेंज कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपको एक मिलेगा सिलेक्शन। सिलेक्शन सुडो क्या होता है, जो मैंने भी सेलेक्ट किया हुआ है। जब भी आप कभी किसी भी कलर को सेलेक्ट करोगे वेबसाइट के अंदर वो इसी कलर में आएगा, बट क्या हो कि मुझे इसका कलर चेंज करना हो, और जब ये सेलेक्ट हो तो टेक्स्ट का कलर भी कुछ डिफरेंट हो, है ना। तो बाय डिफॉल्ट नोटिस करना कभी भी किसी वेबसाइट के अंदर ब्लू और वाइट आता है टेक्स्ट हमेशा। ये कंट्रास्ट का बेस्ट एग्जांपल है। हम कहते हैं सिलेक्शन को अपडेट करना है, हमने बोला टेक्स्ट का कलर रेड होगा, बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने यहाँ पर पॉसिबल कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। तो कंट्रोल यू प्रेस करिए और यहाँ पे क्या लिखा है सिलेक्शन सुडो, ठीक है। ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री डिफाइन है, ठीक है। ये कोई क्लास नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया संता वंता रोमन वो नहीं चलेगा इसमें। यहाँ पर जो बताया कीवर्ड वही चलाना है। नेक्स्ट आता है ओपेसिटी। इसके बारे में भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ओपेसिटी और अल्फा में क्या डिफरेंस होता है। ओपेसिटी चाहता है किसके साथ, इमेज के। तो चलिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है इमेज के ऊपर ओपेसिटी में कितना करना है 50%। तो आप क्या देखते हैं आउटपुट में 50%, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होवर इफेक्ट हम कहते हैं डिफॉल्ट रहेगा 50, लेकिन जैसे ही माउस टच होगा 100% में ये रिप्लेस हो जाएगा। तो देखते हो आप लोग काफ़ी वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिव इस तरह से रहती हैं चीज़ें। तो माउस ओवर सुडो से ये काम कर रहा है। फिर क्या है ट्रांसपेरेंट बॉक्स। हमने इस बार डिव को ऑपेसिटी दिया 0.3। तो देख रहे हैं जब भी आप किसी डिव एलिमेंट के साथ या किसी भी एलिमेंट को अगर आप ऑपेसिटी ऑफर करोगे तो कंटेनर प्लस कंटेनर के चाइल्ड एलिमेंट दोनों ही अफेक्ट होते हैं। इसलिए उसका बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या होता है, RGB है। पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। तो आप जब इसके साथ जाओगे तो ये देखिए ऑपेसिटी में और ये देखिए अल्फा में डिफरेंस। तो टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा ना हमारा, सिर्फ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है, बट ऑपेसिटी दोनों को ही ट्रांसपेरेंट करता है। तो ध्यान रखना ऑपेसिटी जो आपने क्लब करना है वो इमेज के साथ अगर रिक्वायरमेंट है उस केस में। अब जैसे हम यहाँ देख रहे थे इमेज वाला पार्ट कि होवर करने पर बहुत जर्क से इमेज आ रही है इस तरह से। अगर आप चाहते हैं इसमें ट्रांजिशन हो, वैसे तो आगे का पार्ट है बट हम करके देख सकते हैं इसको। ये देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रांजिशन ऑल, और कितने टाइम में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे लिखा 0.5s मींस सेकेंड्स। अब फाइल को जरा देखिए, है ना, स्मूथ हो गया ना इस तरह से। आगे बढ़ेंगे। फिर क्या टेक्स्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पर डिव बनाए हुए, कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे ये नीचे वाला इमेज है, इमेज को हमने एक बॉर्डर ऑफर किया, उसके अंदर हमने एक डिव बनाया हुआ है, उसको हमने मार्जिन दिया चारों तरफ से कितना गैप रखना है, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट को हमने चारों तरफ से पैडिंग ऑफर किया। तो आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी इस तरह से काम करती है। कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो, जरा 1 बाय 1 कोड को समझो क्या हो रहा है यहाँ पर। इसको क्लोज कीजिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल यू। पहले जरा स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्या है डिव, जिसको हमने क्लास के ऑफर किया है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप देखेंगे बैकग्राउंड इमेज है और यहाँ पर क्या है बॉर्डर, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉक्स में क्या होगा, मार्जिन चारों साइड से कितना रहेगा 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वाइट होगा। बॉर्डर क्या रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड, और ओपेसिटी कितना होगा 0.6। तो यानी कि ट्रांसपेरेंट बॉक्स का 60% ओपेसिटी हो गया हमारा इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बॉक्स का जो P बनाया है हमने उसको बोला मार्जिन 5% चारों तरफ से। फिर फॉन्ट विड्थ बोल्ड और कलर हमारा ब्लैक। तो इस तरह से बन गया। लेकिन ध्यान से देखिए ये टेक्स्ट भी यहाँ ट्रांसपेरेंट हो रहा है इसके चक्कर में, बट यही काम अगर मैं अल्फा से कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो जरा नोटपैड ओपन करिए। क्या यूज़ किया हमने इसमें, इस पार्ट को करिए कमेंट, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, सॉरी ऊपर ऑलरेडी हमारे पास क्या बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर में आप जाके लिख दीजिए RGBA, ठीक है। तो ब्लैक का कोड क्या होता है 0,
वाइट का कोड क्या था 255, 255, 255, 0.6। तो अब बेस वाइट ट्रांसपेरेंट होगा, टेक्स्ट आपका सॉलिड प्योर ब्लैक कलर में अच्छे से हाईलाइट होगा। डिफरेंस हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेविगेशन बार। नेविगेशन बार जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी वेबसाइट को अगर आपने ड्राइव करना है, एक जगह से दूसरी जगह पेज पर जाना है, तो बिना नेव बार के आप नहीं जा सकते। सो नेविगेशन बार, हैविंग इजी टू यूज नेविगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। So with CSS you can transform boring HTML menus into good looking navigation bars. So navigation bars equal to list of links. So a navigation bar needs standard HTML as a base. A navigation bar is basically a list of links. So using the UL and LI elements makes perfect sense. So ये हमारे पास UL है, UL में कुछ LIs अवेलेबल है। आप ओपन करेंगे एग्जाम्पल तो इस तरह से डिफॉल्ट स्ट्रक्चर दिखेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें पैडिंग मार्जिन होता है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं पहले। अब हमने यहाँ पर क्या बोला, जितने भी हमारे यूएल के अंदर LI एलिमेंट है उन सभी का स्टाइल टाइप क्या, जो बुलेट्स आ रहे हैं उनको क्या करो, नन करो। ये वाला जो पार्ट है देख रहे हैं, इसको क्या करो नन, और मार्जिन पैडिंग अगर कुछ है तो उसको 0 कर दो। अब देखो बिल्कुल लेफ्ट में टच हो गया इस तरह से। इसका नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन क्या काम करता है, रिमूव द बुलेट्स। नेविगेशन बार डज नॉट नीड लिस्ट मार्कर्स। देन सेट मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 टू रिमूव ब्राउजर डिफॉल्ट सेटिंग्स, यानी कि जो यूएल और एलआई के अंदर जो आप गैप देखते हैं, ठीक है, ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसमें जब भी आप कोई लिंक बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, एलआई के अंदर ए एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, एलआई में अगर कोई ए एलिमेंट है उसको क्या बना दो, डिस्प्ले ब्लॉक, उसका विड्थ कितना कर दो, 100 पिक्सल्स। तो ये है हमारा वर्टिकल नेविगेशन बार के लिए। टू बिल्ड अ वर्टिकल नेविगेशन बार यू कैन स्टाइल द ए एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट इन एडिशन टू कोड फॉर प्रीवियस पेज। तो जैसे आप देखोगे ये इस तरह से चेंज हो चुका है। इसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक का काम किया, वैसे आपको पता है डिस्प्ले ब्लॉक कभी भी अपने साथ दूसरे एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको नेक्स्ट में पुश कर देता है ऑटोमेटिकली, है ना। और विड्थ हमने इसका ब्लॉक कर दिया कि ये 100 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि अगर आपने इसको विड्थ नहीं दिया तो ये पूरी विड्थ लेगा। जैसा आप देख रहे हैं सिलेक्शन आ रहा है पूरा, तो हमें इतना बड़ा नेविगेशन नहीं चाहिए, हमें इसके आगे कुछ और मैटर लेकर आना है, दैट्स वाई 100 पिक्सल। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या सेट किया कि यूएल में अगर कोई स्टाइल है तो उसको नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ 100% और यहाँ 100 पिक्सल सॉरी, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट रेडी है। इसके बाद आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, माउस ओवर पर कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, एलआई के अंदर ए डिस्प्ले ब्लॉक, कलर आपका ब्लैक, पैडिंग 8 फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 16 फ्रॉम लेफ्ट राइट। इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट हमारा पहले एकदम कंजस्टेड सा आ रहा था ना, अब वो थोड़ा सा आपको खुला हुआ दिखाई देगा इस तरह से, स्पेसी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव करंट नेविगेशन लिंक। एक्टिव की क्लास जरूर लगाना चाहिए ताकि विजिटर को ये पता चले कि वो बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन पर। जैसे अगर लोग जीमेल की बात करते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि मैं इनबॉक्स में हूँ एज ऑफ नाउ, है ना। या अगर मैं जैसे स्नूज पर चला जाता हूँ तो ये मेरा स्नूज पोजीशन है। अब मैं कल भी अगर खोलूँगा तो स्नूज ही दिखाएगा मुझे, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया। तो इसी तरह से आपके विजिटर को डिफॉल्ट ये पता चलना चाहिए कि वो डिफॉल्ट है कहाँ। तो जैसे मैं क्या सेट किया, होम। तो होम कैसे एक्टिव हुआ, हमने यहाँ पर एक क्लास ऐड की है एक्टिव, ठीक है। तो ये काम करेगा एक्टिव क्लास, ठीक है। इसके बाद हमने कंडीशनल कोड और किया है इसके अंदर। क्या होता है कि अगर मैं ये कोड नहीं लिखूंगा तो माउस ओवर करने पर जैसे इनका कलर चेंज हो रहा है, इसका भी कलर चेंज होगा, जो कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। ज़रा समझिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली। और मैं इस कोड को फिलहाल के लिए कट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करिए तो हम सही फाइल में, ठीक है। ओके, तो हमारी होवर की कोडिंग ना इसी के अंदर है। तो मैं यहाँ से सिर्फ नॉट से पार्ट हटाऊंगा अपना, रिफ्रेश करिए तो क्या दिख रहा है, कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक्टिव के ऊपर जाता हूँ तो उसका भी कलर चेंज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
इसी के लिए हमने होवर के आगे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा, नॉट एक्टिव क्लास। इससे क्या होगा, अब ये एक्टिव क्लास के ऊपर माउस अगर गया तो उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप लॉजिकल भी सीएसएस बना सकते हो। फिर क्या, सेंटर लिंक्स एंड ऐड बॉर्डर्स। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। ये देखेंगे आप एल आई के अंदर, और हमने क्या होता है, एल आई का जो लास्ट चाइल्ड है उसका बॉर्डर जो है बॉटम से वो नन कर दो, बाकी सभी जगह पर टॉप बॉटम से बॉर्डर होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, ठीक है, इस तरह से ग्रिड फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर फ्रॉम बॉटम से नन क्यों किया, अगर आप नहीं करते तो नीचे बॉर्डर डबल हो जाता, यानी कि थिकनेस ज़्यादा दिखाई देती है आपको। दोबारा समझे इसको, कंट्रोल हो, और हम यहाँ से कौन सी फाइल पर हम लोग, वर्टिकल बॉर्डर्स, ठीक है, ये दिख रहे हैं। इस वाले कोड को आप जरा डिसेबल कर लीजिए और रीलोड करिए, तो दिखाई दे रहा है एडिशनल थिकनेस आ रहा है, यानी कि पूरा डिज़ाइन सबको सही है, लेकिन ये डबल बॉर्डर आपको परेशान करेगा। तो हमें लास्ट वाले एलिमेंट पर बॉर्डर नहीं रिक्वायर्ड है, तो हमने इसलिए क्या लिखा, एल आई जो मेरा लास्ट एलिमेंट है, यानी कि उसका लास्ट चाइल्ड, जितने भी एल आई है उसमें जो लास्ट एल आई है उसका बॉर्डर बॉटम से रिमूव, और इस वजह से आपका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है फुल हाइट फिक्स्ड वर्टिकल नैप बार, ठीक है। तो जैसे कि ये देख दो जीमेल के अंदर, तो पहले एग्जांपल ओपन करेंगे और ये देखते हैं यहाँ पे कुछ कंटेंट हमारा लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड हमारा नैप बार फुल हाइट में फिक्स हो रखा है। तो हमने इस केस में क्या किया, यूएल के अंदर, ये तो आपको पता चलेगा, मार्कर्स को रिमूव करने के लिए, मार्जिन पैडिंग जो स्पेसिंग आता है उसको रिमूव करने के लिए विड्थ 25 यानी कि स्क्रीन का 25% रहेगा हर वक्त, आप छोटा करोगे तब भी, ठीक है। ये समझ आ गया। इसके बाद हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर जो ग्रे कलर में आपको दिखा है, यहाँ पर है वो मेन चीज़, हाइट क्या है 100%, लेकिन 100% हाइट काम तब तक नहीं करेगी जब तक पोजीशन फिक्स ना हो, ठीक है। तो जैसे आप पोजीशन फिक्स लिख देंगे ये वर्क कर जाएगा आपका। और ओवरफ्लो हमने रखा है ऑटो, यानी कि इनेबल स्क्रॉलिंग इफ द साइट नेवर हैज टू मच कंटेंट। हो सकता है कि भाई आपके नैप बार में कुछ दिखाते हैं आपको, जैसे फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से ये हमारा ऑफ कैनवस खुला, तो अभी क्या मैटर लिमिटेड है, ठीक है। बट क्या हो कि मैं एक ऐसी जगह पर चला जाऊँ जैसे कि फैशन के अंदर हम यहाँ से टी शर्ट में आ जाते हैं, और मैं यहाँ से फिर से मोबाइल मोड में आता हूँ। तो भाई जब आप यहाँ से फिल्टर वाला पार्ट प्रेस करें तो यहाँ दिखाई दे रहा है ओवरफ्लो का मतलब ये है वो चीज़, यानी कि अगर आपके साइड बार में लिंक बहुत ज़्यादा है तो स्क्रॉल हो नीचे, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं अगर हम लोग उतना छोटा कर पाते हैं स्क्रीन को। आप समझ आया ओवरफ्लो ऑटो का मतलब, मैंने आपको लाइव में भी दिखा दिया, मैनुअली अपने में आप कैसे ट्राई कर सकते हो वो भी आपको बता दिया। बाकी ये कंटेंट आपका स्क्रॉल होता रहेगा, तो जैसे आप देखते हैं जीमेल के अंदर नेविगेशन नहीं हिलेगा, बाकी मेल हिलेगा। तो अब बना सकते हो आप ऐसा स्ट्रक्चर। हाँ, तो नन कर सकते हैं उसको, हाँ उसके भी आपको आगे प्रॉपर्टीज बता दूंगा, तो वो भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था टोटल वर्टिकल को डेडिकेटेड। अब देख रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल क्योंकि एल आई बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है, हमने इसको क्या बोलना है, इन लाइन, तो एक लाइन में आ जाएगा। ये देखिए सारे आपका आइटम एक लाइन में आ गए। अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ए एलिमेंट से लिख दिया उस सबको बिना किसी यूएल और एल आई के, है ना, बट ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ डिस्प्ले इन लाइन की हेल्प से। इसके बाद आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस एग्जांपल में इन सभी के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं लगाया, लेकिन डिफ़ॉल्ट स्पेस है, ये देख रहे हैं, लग रहा है जैसे सिंगल स्पेस में लगाया, बट ऐसा नहीं है। इस स्पेस को एलिमिनेट करने के लिए क्या लिखोगे, फ्लॉट लेफ्ट। इसके बाद हमने लिखा है एल आई के अंदर जो ए एलिमेंट है, डिस्प्ले ब्लॉक पैडिंग 8, मतलब चारों साइड से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और बैकग्राउंड कलर डिफरेंट।
ये देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया, कोई स्पेसिंग अब नहीं है। अब मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर फ्लॉट लेफ्ट आपने नहीं लगाया होता उस केस में क्या होता। ठीक है, एक तो ये आपका फ्लॉट लेफ्ट है यहाँ पर, और एक हमने और चीज़ लगाई हुई है। कंट्रोल यू करिए, कॉपी नोट पैड, कंट्रोल ओ, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या है ना कि इसको अगर मैं लिखता हूँ, इस वाली लाइन को भी के लिए भूल जाओ, कमेंट कमेंट, कंट्रोल एस, रीलोड। और अब आप एल को उससे बोलिए इतना क्या, डिस्प्ले इन लाइन। तो क्या दिखाई दे रहा है, स्पेस। इसी स्पेस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, फ्लॉट लेफ्ट, और रिफ्रेश कर दीजिए तो गैप खत्म हो गया। अब अगर हम ये ना लिखें फ्लॉट लेफ्ट तो क्या आप देखेंगे वो समझिए। तो जैसे कि हम इस एग्जांपल में आते हैं, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया, फिलहाल मैं इस डिस्प्ले ब्लॉक को अभी बंद रखूँगा। तो लिंक के बीच में दिखाई दे रहा है स्पेस आ रहा है, ये स्पेस ना आए इसी के लिए यहाँ पर फ्लॉट लेफ्ट जरूरी है। अब देखो स्पेस तब ऐसा अगर गैप रखना चाहते हो तो मत लगाना, नहीं रखना है तो लगा देना। ठीक है, क्लियर है। तो जब फ्लॉट लेफ्ट लगा दिया तो आपको डिस्प्ले लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये लीजिए आपका रेडी। नेक्स्ट, फ्लॉट लेफ्ट का काम क्या है, यूज फ्लॉट टू गेट ब्लॉक एलिमेंट to float next to each other. Display block allows us to specify padding and height, width, margin, etc. if you want. Padding 8 specifies some padding between each A element to make them look good. And background color triple D add a gray background color to each A element. इसी तरह से हमने यहाँ पर UL को अपना एक कलर ऑफर किया। तो UL क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो नैप बार आपको फुल विड्थ में दिखाना होता है तो UL में डालिए। ठीक है, पहले क्या होता है, सिर्फ इतना पार्ट बनना था, LI में डालने से इस बार हमने कहाँ बोला, UL के अंदर। ठीक है, फुल लैम्प बार बन के रेडी हो गया। इसके बाद A पर हम क्या चाहते हैं, माउस ओवर। ठीक है, तो आपका कलर चेंज होगा। तो A पर लिखा बैकग्राउंड कलर आपका चेंज होना चाहिए। इसी तरह से एक्टिव की क्लास देनी, तो A फर्स्ट एलिमेंट पे एक्टिव क्लास लगा दो, नॉट ओवर लगा दोगे उसके ऊपर तो ये होवर नहीं होगा। वही जो हमने उसमें देखा था, सेम कोड आपका इसमें भी जाएगा। इसी तरह से इनको अगर आपने इस तरह से रखना है, जैसे एक कोई एलिमेंट मुझे राइट पर, तो जैसे कई बार देखते हो कि हमारा इधर लोगो होता है, यहाँ मेन्यू होता है, यहाँ पर आपका साइन इन साइन आपका या फिर कुछ बटन वगैरह रहता है। तो कंट्रोल यू करके देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टाइल फ्लॉट राइट। अब हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर मुझे ऊपर लिखना हो तो कैसे करोगे, लास्ट चाइल्ड फ्लॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लिखा ना LIA। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे LI सुडो लास्ट चाइल्ड फ्लॉट राइट। तो बाकी सब लेफ्ट हो जाएगा, लास्ट वाला राइट में चला जाएगा। नेक्स्ट, बॉर्डर डिवाइडर। अगर आपको बीच में बॉर्डर डालने तो आप बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, बॉर्डर फ्रॉम राइट 1 पिक्सल, लेकिन लास्ट वाले के आगे कोई डिवीजन है नहीं तो हमें वहाँ से रिमूव करना है। तो देखिए इन बिटवीन आएगा इस तरह से। उसके बाद क्या, फिक्स नेविगेशन बार टॉप में, ऐसा अगर आपको बनाना हो कुछ तो इसमें वही आपका क्या लिखा हमने, पोजीशन फिक्स कहाँ से, टॉप से। इसके बाद आपको बॉटम में अगर फिक्स करना है तो ये वही हमने बॉटम से 0 कर दिया तो बॉटम से लॉक हो गया। यहाँ देखिए बॉटम 0। सो फिक्स्ड पोजीशन बॉटम नॉट वर्क प्रॉपर्ली ऑन मोबाइल डिवाइस। मोबाइल पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजीशन स्टिकी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि कोई एलिमेंट पर अगर आपने स्टिकी मार्क किया है तो वो स्क्रॉल होकर जैसे टॉप में टच होगा उसके बाद वो स्क्रॉल नहीं होगा। तो मैंने आपको जोमेटो का एक एग्जांपल दिखाया था। तो जोमेटो में डेली एनसीआर अगर लोग सर्च करेंगे और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे अपने फिल्टर्स को, तो इस पे पोजीशन स्टिकी लगा हुआ है, लॉक हो गया। ऐसे हम अपने वाले पार्ट को, इस नैप बार को लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा
सा पेज की हाइट को कम कर लूँ और आप नोटिस करो लॉग हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है अपना बॉटम के लिए, ठीक है, तो ये आपका टॉप के लिए हो गया इस तरह से। और यहाँ से हम लोग देखेंगे रेस्पॉन्सिव अपना, तो जैसे आप चाहते हो मोबाइल मोड आ जाए तो ये अपना इस तरह से ब्रेक हो जाए, बड़ा स्क्रीन हो तो सिंगल लाइन में हो जाए। तो इसके लिए क्या लिखा हमने, मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी में हमने जाकर सिर्फ इतना बोला कि यूएल डॉट टॉप नेम, टॉप नेम क्या है, क्लास का नेम है, एल आई डॉट राइट कॉमा, कॉमा जब आ जाता है मीन्स ग्रुप सेलेक्टर, यानी कि मैं एक प्रॉपर्टी दो चीज़ों को ऑफर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा यूएल डॉट टॉप नेम और उसके अंदर जितने भी एल आई हैं, तो हमने इन सबका ऊपर फ्लॉट क्या किया था, लेफ्ट, हमने इसको क्या बोला, फ्लॉट नन, कितनी विड्थ के ऊपर, जैसे स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल हो जाए। तो जब आप यहाँ नोटिस करोगे कि अगर हम पेज को रिसाइज करना शुरू करें और 600 पिक्सल को जब टच करेंगे तो ये अपना ब्रेक हो जाएगा, फ्लॉट नन हो जाएगा। 601 होते ही फ्लॉट आपका लेफ्ट हो जाएगा, 600 होते ही फ्लॉट नन हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिव ऐसे काम है। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन्स। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, मान लीजिए किसी कंपनी की सो मेनी सर्विसेज है, ठीक है, तो आप अगर नैबार पे डालोगे हो सकता है कि एरिया आपका फुल हो जाए, तो बाकी की रिमेनिंग सर्विस कहाँ जाएगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब ये एक साइट आप देख रहे हो, यहाँ पर सर्विसेज है। अब अगर हम लोग इस पर माउस लेके जाते हैं तो सो मेनी सर्विसेज है यहाँ पर, तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन। अगर नहीं बनाते तो ये सब भर जाता है, तो यानी कि नैमबार और ये सब आपस में टच हो जाएगा, क्लटर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो उसी के लिए ड्रॉप डाउन बनाएगा। सो क्रिएट अ होवरेबल ड्रॉप डाउन विद सीएसएस, तो बेसिक ड्रॉप डाउन और जावास्क्रिप्ट ड्रॉप डाउन, तो दोनों तरह से आप बना सकते हो, जेएस से भी और सीएसएस से भी। तो कोड को जरा समझेंगे पहले। यहाँ पर आप फंक्शन देखिए, जैसे हम लोग माउस लेके जाते हैं तो एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है इस तरह से। पहले बिल्कुल बेसिक को समझो, यानी कि ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको एक डिव के ऊपर पी एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक करके दिखाया था। तो प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, इसमें यहाँ पर आ जाएगी, क्या है हमारे पास, एक डिव जिसकी क्लास क्या है, ड्रॉप डाउन। चलो तो ड्रॉप डाउन की बात करते हैं। पोजीशन क्या रखा है, रिलेटिव, और डिस्प्ले क्या किया हमने, इनलाइन ब्लॉक। कौन बताएगा ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में क्या फर्क होता है? क्या मतलब होता है, ब्लॉक फुल विड्थ को लेके चलता है, इनलाइन ब्लॉक में ये होता है कि जितना इसमें मैंने मैटर लिख दिया उतनी विड्थ हो जाएगी ऑटोमेटिक इनलाइन ब्लॉक के अंदर। यानी कि अभी आप यहाँ नोटिस अगर करोगे तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, यहाँ माउस लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी जो ये ड्रॉप डाउन की आप विड्थ देख रहे हो वो क्या है, इनलाइन ब्लॉक होने की वजह से इतना आपको दिखाई दे रहा है। मैं कुछ बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिले। लिखेंगे बॉर्डर, क्या लिख देंगे, सॉलिड, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने इनलाइन ब्लॉक की जगह ब्लॉक लिया होता तो क्या हो गया, फुल विड्थ। इनलाइन होने से क्या हुआ, ये स्मार्ट है, अब इसको बताया जितना मैटर डालोगे मैं अपना उतना ही बड़ा हो जाऊंगा। नहीं तो आपको क्या लिखना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ दिस विड्थ इतना रखना है मुझे, समझ गए। तो ये हुआ इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक बिल्कुल ब्लॉक की तरह काम करता है, बस एरिया पूरा एक्वायर नहीं करेगा, लेकिन आप इसको विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन जो भी डालना चाहोगे सब लेगा, समझ गए। जैसे कि ट्राई करके देखो, पैडिंग हमने यहाँ पे लिखा 10 px, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ये चीज। आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्पैन एलिमेंट डिफाइन किया। स्पैन क्या है, ताकि एंड यूजर को पता चले कि बेसिकली हम करवाना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट का हमने जब एग्जांपल देखा तो फ्लिपकार्ट ने अपना जो फ्रंट एंड वो अपना अपडेट किया अभी हाल फिलहाल में। तो आप यहाँ देखेंगे तो फैशन के अंदर हम लोग आएंगे तो ये क्या सब ड्रॉप डाउन है, बट इन्होंने अपने जितने भी ड्रॉप डाउन को बनाया वो सब किससे बनाया, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। हम भी सीख जाएंगे आगे जाके कैसे बनता है। अब यहाँ पर जब हम लोग मेंस को बनाते हैं तो
क्या हो रहा है, एक लिस्ट ओपन हो रही है इस तरह से। अब ये मैन क्या है, ये मैन वही है स्पैन जो यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ, क्या लिखा रहा है यहाँ पर, माउस ओवर मी। यूजर को बताओगे ना कि भाई ये सर्विसेज है, ये कैटेगरी है, क्या है, whatever जो भी आप रखना चाहते हो मैसेज, वो डिफाइन करोगे। इसके बाद कोड पर आप नजर डालें, हमने इसके अंदर एक और डिप बनाया जिसका नाम क्या है, ड्रॉप डाउन कंटेंट। अब ये ड्रॉप डाउन कंटेंट क्या, मेंशन कर गया, पूरी लिस्ट नीचे बोल गई, ये क्या ड्रॉप डाउन कंटेंट है। इसके अंदर क्या है, 100% के अंदर 25% के 4 कॉलम है, वैसे इसको हम टेक्निकली बोलते हैं मेगा मेन्यू। ठीक है, कैसे बनता है आगे आएगा। तो उसमें जब माउस जाएगा तो क्या लिखाएगा, मैसेज हेलो। तो हमने यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन कंटेंट क्या वाला, डिस्प्ले नंबर, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये दिखाई नहीं देगा। पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा क्योंकि पेरेंट का रिलेटिव है। बैकग्राउंड कलर जो हमने डिफाइन किया, मिनिमम विड्थ 160। मिनिमम विड्थ 160 का मतलब कौन समझाएगा, यानी कि इससे बड़ा नहीं होगा, इसके नीचे रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, और सॉरी उससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। मैक्स होता तो नीचे चलता है, मिन होता है तो ऊपर की तरफ चलता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम मेंशन है कीवर्ड। बॉक्स शैडो हमने यहाँ डिफाइन किया ताकि जब माउस जाए तो एक शैडो क्रिएट करे इस तरह से, एलिवेटेड दिखाई देगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है, पैडिंग, जो कि आप चाहते हो गैप देखना। जी इंडेक्स क्या है, 1 क्यों रखा है, ताकि सबके ऊपर रहे। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या बोला, ड्रॉप डाउन जो हमारी ये क्लास लगी हुई है डिव के ऊपर, अगर कोई यूजर इसको माउस ओवर करता है तो ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो सेम वही एग्जांपल है ना जो हमने डिव के ऊपर पी को एक्टिव कराया था। ठीक है, अब इसका थोड़ा एडवांसमेंट देखेंगे हम लोग। यहाँ पर वैसे हर एक का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि किससे क्या काम हो रहा है। अब मेन्यू की बात करते हैं, तो मेन्यू देखो कुछ इस तरह से खुलेगा। हम माउस लेके गए तो 3 लिंक ओपन हो रहे हैं इसके अंदर, जैसे विजिट गूगल, मैं क्लिक करूँ तो गूगल देखो यहाँ पर ओपन भी हो रहा है आपका। चलो पहले जरा एक बार कोड पे नजर डालते हैं हमने क्या किया। तो देखो ड्रॉप डाउन की क्लास तो आपके पास पहले से थी। यहाँ पे स्पैन पर जहाँ पर लिखा था होवर ओवर में, यहाँ पर मैंने इस बार क्या यूज किया, उसके ऊपर बटन। ठीक है, ड्रॉप डाउन कंटेंट की क्लास तो पहले से थी। पहले पिछली बार हम लोग पैराग्राफ दिखा रहे थे, इस बार हमने इसके अंदर क्या बना दिए, 3 ए एलिमेंट। ठीक है, अब ये ए एलिमेंट अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, यानी कि ब्लॉक बनाया गया होगा तभी अलग अलग लाइन में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ए क्या होता है, इन लाइन होता है। तो यहाँ पर देखो ए पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लगी होगी डिस्प्ले ब्लॉक। तो ब्लॉक का नेचर है कि नेक्स्ट एलिमेंट को अपने आगे एक्सेप्ट नहीं करता, वो नीचे पुश करता है ऑटोमेटिकली। तो ये वाला पार्ट आपका बन गया इस तरह से। ठीक है, अब जब ए के ऊपर यूजर का माउस आएगा तो उस पर कुछ होवर वगैरह होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, ड्रॉप डाउन कंटेंट के ए एलिमेंट का होवर। ठीक है, तो उसका कलर F1 यानी कि लाइट ग्रे से रिप्लेस करो इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप डाउन को जब कोई होवर करेगा तो ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, और जब ड्रॉप डाउन होवर होगा तो ड्रॉप बटन का जो कलर है वो कुछ डिफरेंट होगा। तो जैसे आप देखते हैं माउस आता है तो ये कलर चेंज होता है। ठीक है, फिर नीचे आपका ये वाला पार्ट काम कर रहा है। तो ऐसे हम लोग अपने टेलर मेड ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। इसका एडवांसमेंट क्या हो सकता है कि भाई मैं इसके ऊपर सेट कर देता हूँ आफ्टर सूडो, तो एरो भी बना सकता है ना, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट के अंदर आ रहा है। आगे देखेंगे, फिलहाल राइट अलाइन ड्रॉप डाउन, अगर आपको राइट हैंड साइड पर रखना है तो राइट की हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे, 0। अब देखो जैसे कि लेफ्ट में है और ये राइट में है। ठीक है, तो जैसे फ्लिपकार्ट में आप नोटिस करते हो यहाँ से राइट, हर चीज़ का लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या ट्रिपल डॉट लगा, मैंने वहाँ पर राइट लिखा हुआ। ठीक है, तो इस ट्रिपल डॉट के लिए उन्होंने SVG लगाई हुई है इसके अंदर, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, ये जितने आइकन आप देख रहे हैं ये सब SVG से आ रहे हैं। तो राइट क्लिक करेंगे ना, इंस्पेक्ट करेंगे तो एक आपको कोड रिवील होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर तो इनकी इमेज है, जैसे यहाँ चेक करते हैं यहाँ पर क्या लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी जगह पर उन्होंने इमेज का इस्तेमाल किया है। तो यानी कि अगर मैं फैशन के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ से टी शर्ट में आ जाता हूँ, और अब अगर सर्च करें इसको तो जैसे देख रहे हैं शॉर्ट का जो आपका आइकन बना हुआ है, क्या लिखा है आ रहा है यहाँ पर, SVG। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट से फ्लो होगा और ये राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो होगा। तो क्या करना पड़ा होगा इसके लिए, तो कंट्रोल यू करते हैं यहाँ पर और नीचे समझेंगे। तो हमारे पास 2 ड्रॉप डाउन है, बस हमने क्या लिखा है स्टाइल में, फ्लॉट लेफ्ट एंड
फ्लॉट रहेगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्लास में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ इतने पार्ट से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ड्रॉप डाउन में अगर आपको कोई इमेज खोलनी है इस तरह से, ठीक है, इसका भी लाइव डेमो दिखा देता हूँ। अमेज़न पर आ जाओ, कहीं ना कहीं इनके उसमें कोई इमेज खुलती है माउस ओवर करने पर, फिलहाल हटा दिया तो बात अलग है। ये देखो, है ना। तो प्राइम में कुछ नहीं हो रहा, प्राइम पर एक फोटो को उन्होंने ड्रॉप डाउन में लगा दी, जैसे आप उस पर माउस लगा क्लिक करोगे तो अमेज़न प्राइम का साइट खुल जाएगा, समझ गए। तो वैसे हमने क्या बोला कि भाई हमारी इमेज है, इमेज के ऊपर जब माउस लग जाए तो इमेज आ जाए। अब हमें क्या करना है, इसको ए टैग में डाल देना इमेज को, अगर क्लिकेबल बनाना है आपने तो। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप डाउन नैव बार। जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो नैव बार के अंदर ड्रॉप डाउन हो सकता है, तो हमने इनको नैव बार के अंदर प्लेस किया हुआ इस तरह से। इमेज गैलरी विद CSS, पहले आउटपुट देखेंगे फिर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे माउस ओवर पर सभी पे बॉर्डर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे गूगल इमेजेस एंटर, तो देख रहे हो माउस ओवर शैडो आ रहा है हल्का सा, जिस पे माउस जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, पता चल रहा होगा, पता चल रहा है सभी को। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बॉक्स शैडो का कोड कर दूँ तो बॉक्स शैडो निकल के आ जाएगा इसके अंदर से, और अगर आपको नहीं डालना है, बॉर्डर चलाना है तो आप बॉर्डर चला सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट बॉर्डर को डल रखा है, यानी कि ग्रेश मोड में, जैसे माउस जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि कलर उसका चेंज हो गया। तो क्या किया होगा हमने इसके लिए, नीचे आ जाते हैं, देखो ध्यान से देखो, एक को बाकी सब उसकी कॉपी है, बस इमेज डिफरेंट है। हमने क्लास बनाया क्या, गैलरी, एक हमने ए एलिमेंट डिफाइन किया और उसमें सोर्स में क्या डाला है, जो इमेज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वही इमेज क्लिक पर लार्ज होकर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया तो बड़ी हो गई फोटो, है ना। इसके बाद हमने ए एलिमेंट के अंदर क्या रखा है, इमेज टैग, और कुछ हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालने के लिए एक हमने जगह छोड़ दी यहाँ पर, अगर कोई डिस्क्रिप्शन इसका लिखना चाहता है तो लिख सकता है इसका नीचे, है ना। अब इसकी स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो गैलरी को हमने क्या बोला, मार्जिन चारों साइड से कितना 5 पिक्सल्स, तो क्या होगा 5 पिक्सल इस एलिमेंट का, 5 पिक्सल इस एलिमेंट का, तो इन बिटवीन कितना हो गया 10 पिक्सल, ठीक है। और देखो बॉर्डर 1 पिक्सल सी, ट्रिपल सी मतलब बहुत, मतलब क्लोज टू वाइट कलर है वो, ठीक है। विड्थ 180 एंड फ्लॉट लेफ्ट, लेफ्ट क्यों रखा, तभी आपके जो डिव है वो साइड बाय साइड आएंगे, क्योंकि डिव ब्लॉक होता है अदरवाइज। फिर भी क्या होगा कि जब हम गैलरी को माउस ओवर करेंगे तो बॉर्डर आपका 777 कलर को दिखाएगा, बॉर्डर के कलर को, तो यानी कि माउस ओवर पर कलर आपका डार्क हो गया बॉर्डर का, और कुछ नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या लिखा है, गैलरी में जो हमारी इमेज है, यानी कि क्लास है गैलरी, एलिमेंट है डिव, उसके अंदर img टैग को हम फाइंड करें, उसको क्या बोलते हैं 100%, ठीक है। और हाइट उसकी अपनी प्रोपोर्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक। फिर मैं बोला डिस्क्रिप्शन की जो हमारी क्लास है उसके अंदर पैडिंग रखो 15 का, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या रखो सेट, बस इतना काम है। स्प्राइट्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वैसे भी यूज नहीं होता है, पहले के टाइम में नेट की स्पीड कम होती थी तब यूज होता था, ठीक है। तो ये मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि CSS में स्प्राइट क्या होता है, तो एक ब्रांड के लिए हमने काम किया था, गाड़ी देखो, ठीक है, नहीं सॉरी गाड़ी वाले वेबसाइट है ऑटोमोटिव में, तो कार देखो, बाइक देखो, ये सब काफ़ी सारे ब्रांड इस तरह के। तो गुड़गांव में इस कंपनी का बिल्कुल मतलब स्टार्टअप ही था एक तरह से, तो मतलब क्या था कि बेसमेंट में इन्होंने मतलब इतना बड़ा पूरा फ्लोर था, तो वहाँ पर वो काम चल रहा था, उसका प्रोजेक्ट बन रहा था दैट टाइम, मतलब बिल्कुल एकदम बूटस्ट्रैप था, बाद में बहुत बड़ी कंपनी हो गई। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2014 के अंदर, कोई CSS में स्प्राइट बताओ, हम ठहरे टीचर हो तो हमें तो सारी प्रॉपर्टी पता है, हमने कहा करके दिखाते हैं आपको प्रॉपर स्प्राइट कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें। तो स्प्राइट का पहले के टाइम में काम क्या होता था कि जैसे देख रहे हो ये सब आइकन्स होते हैं लगे हुए हैं, ठीक है, तो अलग अलग आइकन्स को लेके आना। मान लो कि एक वेबसाइट है उसमें 100 इमेज यूज़ हो रही है, अगर जब 100 इमेज आप एक्सेस करोगे, यानी कि आपने लिखा google.com और उसमें 100 इमेजेस अगर हैं तो 100 इमेज की रिक्वेस्ट जाना और वहाँ से डेटा लेके आना, ठीक है। तो आपके सामने तो पेज
कंपनी ये कहती है कि वेबसाइट ऐसी बनाओ जिसमें रिक्वेस्ट बहुत कम हो, लेकिन एक वेब डिज़ाइनर इस चीज़ को नहीं समझता। लेकिन ये उसको समझ में आता है जो सर्वर मैनेज करते हैं, वो कहते हैं कम रिक्वेस्ट भेजो डेटा की और ज़्यादा डेटा ले लो। ये नहीं कि ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज के कम डेटा ले रहे हो। अब आप छोटी छोटी इमेज के लिए आप बोलो मुझे क्वेश्चन मार्क दे दो, सेटिंग दे दो, यहाँ से जेमिनाई का आइकन दे दो, तो गूगल इरिटेट होता है इन सब चीज़ों से। तो वो कहता है कि भाई जितना भी बड़े से बड़ा काम कराओ लेकिन 2.5 सेकंड में करा लो। इससे ऊपर अगर जाएगा तो वेबसाइट भूल जाओ, रैंक करने वाली है आपकी। तो क्या करते थे, वेबसाइट में जितने भी आइकन्स लगने वाले हैं हम सबको एक ही फाइल में बना लेते थे, चाहे उसमें 1000 आइकन ही क्यों ना हो। 1000 रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, रिक्वेस्ट एक जाएगी। अब यही सीखोगे आप नेक्स्ट क्लास में कैसे हैंडल करना होता है। तो वैसे मैं स्प्राइट दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, एक ही फाइल में सारे आइकन हो गए। सोचो अगर कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें इतने सारे अगर आइकन है, फिर तो भूल जाओ तुम्हारी वेबसाइट की भी रैंक होगी। इसका एक ही तरीका होता है, एक फाइल पर सब कुछ बनाओ और एक रिक्वेस्ट में सब ले लो। तो क्या हो गया, ये आपका फिर उसमें आ जाएगा